देखिए, टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी की मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहां भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं। बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए, यहाँ युवा काम कर रहे हैं, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी सभी नेताओं के साथ मिलकर बेहतर काम कर रही है, संगठन मजबूती के रूप से काम कर रही है, बाकी ये आला कमान तय करता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों बयान सिर्फ बयान नहीं रह गए, उनके अलग अलग मायने भी निकल रहे हैं और संदेश भी तलाशे जा रहे हैं। कभी नेताओं के दौरे चर्चा में रहते हैं तो कभी एक बयान पूरे संगठन में हलचल मचा देता है। इस बार हलचल की वजह बने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जिन्होंने पार्टी के सबसे वरिष्ठ चेहरों में से एक टीएस सिंहदेव को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। वहीं बैज ने कहा कि टीएस सिंहदेव बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली में जाकर काम करना चाहिए। लेकिन असली सियासी संदेश उस लाइन में छिपा था जब उन्होंने कहा, यहाँ युवा काम कर रहे हैं, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। यानी कांग्रेस में अब युवा बनाम अनुभवी नेतृत्व की बहस खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। वहीं सवाल उठने लगे कि क्या पार्टी में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का संकेत दिया जा रहा है। हालांकि बयान पर टीएस सिंहदेव ने भी बेहद संतुलित अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दीपक बैज ने सलाह दी है, लेकिन मैं अभी भी खुद को युवा मानता हूं और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाने के लिए तैयार हो। वहीं सिंहदेव ने साफ किया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश में काम करना चाहते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दीपक बैज युवा हैं, भविष्य में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, उन्हें सीएम की तैयारी करनी चाहिए। दीपक भाई ने अपनी तरफ से एक सलाह दिया है तो ठीक है, वो सलाह उन्होंने दिया, कोई हर्जा नहीं। हम लोग साथी हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के लिए सलाह हम लोग देते रहते हैं। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमान की जवाबदारी देती है, वही हम लोग निभाते हैं। स्पष्ट रुचि अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करने की, अपने जिले में काम करने की, संभाग में काम करने में की और प्रदेश में काम करने की। तो कल के दिन छत्तीसगढ़ के एक मुख्यमंत्री के लिए भी वो तैयारी करें, अच्छा काम करें, लोगों के बीच में जाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सवालों की बाढ़ आ गई, क्योंकि ये बयान ऐसे वक्त आया है जब टीएस सिंहदेव लगातार प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष पद पर बैठे दीपक बैज का कार्यकाल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। वहीं बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर चर्चा भी हुई, यानी कांग्रेस को तुरंत एहसास हो गया कि मामला सिर्फ बयान नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश बन सकता है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले से खुद को किनारे कर लिया। साथ ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस पूरे मुद्दे पर तंज कसा। अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद टीएस बाबा को अपमानित करने का मिशन बन चुका है। वहीं बाबा साहब को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। बाबा साहब को तय करना होगा कि वह कांग्रेस में अपमानित हो या फिर राष्ट्र के विकास में जुड़कर काम करें और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं। टीएस सिंहदेव के किसी बयान की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। दीपक बैज जी 3.5-4 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है, किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाना है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है, वो हाईकमान का क्षेत्राधिकार है। तो जहाँ क्षेत्राधिकार हाईकमान का है वहाँ मैं बुद्धि नहीं लगा। कांग्रेस की एक बार सरकार क्या बनी, कांग्रेस में एक मिशन बन गया कि हर स्तर में बाबा साहब को अपमानित करो। दीपक बैज जी किसके सहारे वो बयान दे रहे हैं और भूपेश बघेल जी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बोल रहे हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि बाबा साहब को अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार ऐसे लोगों के द्वारा अपमानित होना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ये फैसला तो बाबा साहब को ही करना है कि कांग्रेस में अपमानित होना है कि राष्ट्र के विकास के साथ अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बयान ने कई सियासी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पार्टी में अब युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की तैयारी है या फिर वरिष्ठ नेताओं की भूमिका सीमित करने का संदेश दिया जा रहा है?
वहीं दीपक बैज के बयान के बाद कांग्रेस भले ही डैमेज कंट्रोल में जुटी हो, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह और नेतृत्व संकट से जोड़कर हमला बोल रही है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस इस विवाद को कितनी जल्दी थाम पाती है और आने वाले दिनों में संगठन में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ नेतृत्व पर घमासान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से पुरानी अंदरूनी खींचतान खुल करके सामने आती दिख रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पार्टी में युवा बनाम वरिष्ठ नेताओं की बहस थमने वाली है या आने वाले दिनों में सियासत और गर्माएगी। दरअसल संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बयान देने राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। बैज ने वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव को दिल्ली जाकर के काम करने की सलाह देते हुए युवाओं को मौका देने की बात कही और बयान सामने आते ही कांग्रेस के भीतर सियासी तापमान बढ़ गया। पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का एक नया मुद्दा मिल गया है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। दीपक बैज के बयान के क्या हैं सियासी मायने? कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर के हो रही सियासत कितनी जायज? क्या कांग्रेस में शुरू हुई युवा बनाम वरिष्ठ की लड़ाई? बीजेपी क्यों बता रही है इसे TS सिंहदेव का अपमान? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वात्सल्य मूर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। वात्सल्य जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंशुल मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अंशुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। और शुरुआत भी मैं गंगेश जी आपसे ही करना चाहूंगा। गंगेश जी, अभी चुनाव में तो चलिए टाइम है, लेकिन चुनाव से पहले ही बड़े ही दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है छत्तीसगढ़ की राजनीति, जितना कि मैं देख पा रहा हूं। 3-4 अलग अलग आज स्टेटमेंट आए और चारों ही अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े दिलचस्प हैं। पहले दीपक बैज जी ये कह रहे हैं कि भाई TS बाबा वरिष्ठ हैं, दिल्ली में काम कर चुके हैं, उन्हें तो दिल्ली चले जाना चाहिए, वहां जाके काम करना चाहिए। अच्छा, TS बाबा ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैं तो अभी युवा हूं, भाई वरिष्ठ हूं ठीक है, लेकिन युवा भी हूं। अच्छा, तीसरा इसके बाद फिर ये सुनने को मिलना भूपेश बघेल जी की तरफ से कि नहीं भाई, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और चौथा, चंद्राकर जी का बड़ी तंज भरे स्टाइल में ये कहना है कि नहीं भाई, TS सिंहदेव का लगातार जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से अपमान हो रहा है और होता ही चला जा रहा है। बड़ा मतलब ये चारों ही बयानों को अगर आप देखें तो बड़े इंटरेस्टिंग से मालूम पड़ते हैं। कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे गंगेश जी? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि जो लड़ाई अभी तक पर्दे के पीछे चल रही थी, अब वो खुल के सामने आ गई है। और दीपक बैज जी का बयान जो है, दीपक बैज जी का बयान न होके अपने आला कमान को खुश करने वाला बयान मुझे लगता है। दीपक बैज जी किस खेमे के हैं? भूपेश बघेल जी खेमे के नेता हैं और लगभग पिछले 3.5 साल से PCC चीफ हैं। और भूपेश बघेल जी ने उनको समर्थन भी किया, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है, कहा है उन्होंने। हालांकि उनके नेतृत्व में अभी तक एक भी चुनाव जीतकर कांग्रेस नहीं आई और कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा ही है और उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए उसके बाद ये लगातार चर्चा आ रही है कि कौन बनेगा अगला PCC चीफ। तो मुझे ये लगता है कि TS बाबा किसी मायने में उस पद के लिए अयोग्य नहीं है। 2018 के पहले की अगर कांग्रेस की बात करें हम 5 साल की, तो उसमें भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो TS बाबा CLP थे, नेता प्रतिपक्ष। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लगातार 5 साल तक आंदोलन करते थे और लगातार बयानबाजियां चलती थी। जो संघर्ष लोगों ने मिलकर किया, उसी का परिणाम था कि 2018 में कांग्रेस आई लौटकर। मतलब जितना योगदान सरकार बनाने में भूपेश बघेल का था, उतना ही योगदान TS बाबा का भी था। अभी जब ये बात आ रही कि TS बाबा वरिष्ठ है, उनको दिल्ली चले जाना चाहिए, मेरा सवाल है कि आपका सरगुजा क्षेत्र में कौन नेता है TS बाबा के टक्कर में? कवर्धा क्षेत्र के 14 सीट के हार का बड़ा कारण जो है कांग्रेस के, वो TS बाबा को अवॉइड करना ही हुआ। जैसी सरकार बनी उसके पहले सब कुछ अच्छा था, सरकार बनते ही दोनों में खींचतान शुरू हो गई। जय वीरू की जोड़ी थी, वीरू ने जय पे हमला शुरू कर दिया। लगातार उनके ऊपर न केवल परोक्ष रूप से विधायकों ने खुले तौर पे विधानसभा तक में हमला हुआ, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे।
हत्या करा दे रहे थे, ऐसा आरोप लग गए। तो ये सब जो खींचतान शुरू हुई उसी का परिणाम रहा कि जब 2023 का चुनाव आया तो पूरी 14 सीट सरगोजा की साफ हो गई। अब फिर उस बहस को छेड़ रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए आपकी वहां पर या तो उनके लेवल का कोई नेता खड़ा कर लीजिए, 14 सीट को एकदम कांग्रेस किनारे कर रही है, इस तरह का माहौल दिख रहा है मुझे। और चूंकि वो निश्चित तौर पर प्रमुख दावेदार है, एक जरूर है कि जातिगत समीकरण में वो कहीं से फिट नहीं बैठ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मापदंड में क्वालिटी, योग्यता, नेतृत्व क्षमता, सौम्यता, स्वच्छ छवि, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और अभी जो कांग्रेस में जो गिने चुने नेताजी की छवि है स्वच्छ है, उनमें टीएस सिंहदेव का नाम आता है। तो मुझे लगता है कि उनकी दावेदारी पुख्ता है और अगर उनको कमान दी जाती तो कांग्रेस का भला ही होगा, इसमें कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। हालांकि ये तय करना आला कमान का काम है उनका। भूपेश बघेल भी बोल रहे हैं कि जो कुछ होता है ऊपर से तय होता है, लेकिन ये जो चीजें होती है ना, इस बीच में कांग्रेस की परंपरा रही है, जब चीजें विवाद में पड़ती है तो कहीं न कहीं जिसके नाम से विवाद होता है उसको नुकसान होता है। मुझे लगता है ये सब टीएस बाबा को कि दावेदारी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। चलिए अंशुल जी से टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद वात्सल्य जी के पास जाएंगे। जी अंशुल जी, क्या कहेंगे गंगेश जी की बात पर? सबकी बात का अपना अपना एक विचार होता है, सब अपनी बात को रखते हैं और सारे मीडिया हाउसेस भी इस विषय पे चर्चा करते हैं। और जब इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं तो मेरे जैसा एक युवा कार्यकर्ता, कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। क्यों महसूस करता है? क्योंकि वह ये सोचता है कि हमने जो जनक उठाया था, हमने जो झंडा उठाया था लोकतंत्र की खूबसूरती को लेके, हमने जो आजादी से लेके आज दिनांक तक चले थे कांग्रेस की परंपरा को लेके, आज कहीं ना कहीं वह साक्षात्कार होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए साक्षात्कार होते आ रहा है कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय हम पर टिप्पणी कर सकते हैं, उनका स्वागत है। आईएनडी इस विषय पर चर्चा कर सकता है, उसका भी स्वागत। लेकिन जो हमारे उन पर तंज कस रहे हैं, माननीय अजय चंद्राकर जी जैसे युवा तुर्क अपने आप को कहने वाले, वो जो तंज कस रहे हैं, उनको देख के बड़ा पशुपेश की स्थिति में देख के बड़ा दुख मन हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि वे हाशिए पर तो खड़े होते हैं, वे कहीं ना कहीं अपने आप को मंत्री बनाना तो चाहते हैं जो कि पूर्व हो चुके हैं, लेकिन वो अपना दुख बयान नहीं कर सकते। आज वात्सल्य मूर्ति जी की हिमाकत नहीं है कि वो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में मैं भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूं। अंशुल मिश्रा की यह हिमाकत है कि हाँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूं। आने वाले समय में ना केवल अंशुल मिश्रा, कई ऐसे कार्यकर्ता जो हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आना चाहते हैं या बड़े पदों पर आना चाहते हैं। ये कांग्रेस की लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है, जो कि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर आ गई है। अर्थात हम एक परिवार हैं, आप दिव्यांशु जी हमारा परिवार हैं। इस पर हमारी आपस में चर्चा हो रही है, कम से कम हो तो रही है। बीजेपी की कोई भी चर्चा लीक नहीं हो सकती। अगर लीक हो गई ना तो प्रवक्ता पद से बैन हो जाएंगे मान्यवर। ठीक ठीक, वात्सल्य जी। दिव्यांशु जी, शायद अंशुल जी जो है लोकतंत्र और अनुशासनहीनता के बीच में शायद कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए, एक अनुशासन जो है हमारे परिवार में भी होता है। अगर हम किसी परिवार में रहते हैं तो वहां पर भी पूरा लोकतांत्रिक मामला रहता है, मगर एक अनुशासन भी होता है। भाई, हमें पूजा रूम में पूजा करनी है, हमें बेडरूम में सोना है। अब अगर लोकतंत्र की यह परिभाषा है कि नहीं, मुझे बेडरूम में ही नहाना है, तो ये अंशुल जी और कांग्रेस की परिभाषा हो सकती है। हमारी पार्टी में हम अनुशासित होते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। अब दिव्यांशु जी, आपके मीडिया चैनल ने बताया कि ये जो सारे बयान आ रहे हैं ये कहीं कोई राजनीतिक संकेत तो नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस का आपने बयान बताया कि ये जो सारे बयान है सामान्य संगठनात्मक संवाद है। तो देखिए, अगर मेरा यह सवाल है अंशुल जी से और आपसे और हर किसी से, अगर ये कांग्रेस के सामान्य संगठनात्मक संवाद है तो भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये संवाद एक दूसरे के साथ क्यों कर रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र है? क्या आपकी लोकतांत्रिक पार्टी में, तथाकथित लोकतांत्रिक पार्टी में कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है क्या इस तरीके के संगठनात्मक संवाद को एक दूसरे के साथ करने के लिए? दीपक बैज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर टीएस बाबा को ये संवाद कर रहे हैं, ये सुझाव दे रहे हैं कि भाई आप दिल्ली चले जाइए। इसके लिए इतना ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी है आपकी। तो आप मुझे बताइए अंशुल जी, जो आप ये दम भर रहे हैं आपकी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है या अनुशासनहीनता? हमारी पार्टी में हम इस तरीके से नहीं कहते हैं। बहरहाल ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मगर क्योंकि ये हर बात प्रेस को बुलाकर कहते हैं। हमारे महंत जी पिछले साल कह रहे थे अगला चुनाव, प्रेस के सामने, अगला चुनाव हम
टीएस बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे, वो सीएम रहेंगे। फिर इन्हीं के एक बड़े नेता हैं, वो भूपेश बघेल जी को पीसीसी चीफ बनाने की बात प्रेस के सामने के, तो सारी बातें तो ये प्रेस में बोलते हैं। काहे का लोकतंत्र भाई, काहे का लोकतंत्र है? अगर कोई लोकतांत्रिक पार्टी है तो एक फोरम होता है, एक सही फोरम में आप अपनी एक कार्यकर्ता अपनी बात रखता है और वहां पर वोटिंग होती है, इस तरीके से परिचय दिया जाता है। दूसरी बात, अंशुल जी कह रहे हैं क्या वात्सल्य मूर्ति ये कह सकते हैं कि वो अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे क्या? अंशुल जी, इस तरीके से कोई भी पार्टी नहीं चलती है। ये कोई क्लासरूम नहीं है कि जहां पे मैं कहूंगा कि मैडम मैं क्लास का हेड बनना चाहता हूं। हाँ, मगर हमारी पार्टी में हमें यह सिखाया जाता है कि सबसे बड़ा पद एक कार्यकर्ता का होता है, बाकी सारे पद उसके नीचे आते हैं। तो हम तो गर्व करते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं। आप बताइए, क्या आप में हिम्मत है कि आप गांधी परिवार का नाम त्याग दें? क्या आप बताइए? आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना अंशुल जी, राहुल गांधी जी को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाते हैं, फिर वो सुनिश्चित कर लेते हैं कि राहुल गांधी जी बैठ गए हैं, उसके बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बैठते हैं। तो किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं अंशुल जी? दिव्यांशु जी, मैं आपको बहुत अच्छा एक तथ्य देता हूं। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब से कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है, इनकी पार्टी 40 से ज्यादा बार टूटी है। किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? 40 से ज्यादा बार। और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी नेता जब बड़ा बन जाता है, जब वो अच्छा काम करने लगता है, तो सुप्रीम नेतृत्व की आंखों में खटकता है। आधे से ज्यादा आप देखेंगे जितने भी राजनीतिक क्षेत्रीय दल हैं, वो कांग्रेस से टूटकर बने हैं। किस लोकतंत्र की बात करते हैं आप? किस विचारधारा की बात करते हैं आप? चलिए प्रतिक्रिया यहाँ पर सिर्फ फूट है, आपस में गुटबाजी है, और यही कारण है कि 40 से ज्यादा बार आज कांग्रेस टूट चुकी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल में जब से छत्तीसगढ़ बना है, 2 बार तो कांग्रेस हमने टूटती देखी है। तो ये फूट कारण है, ये लोकतंत्र का दम मत भरिए आप। ठीक है, चलिए अंशुल जी आपकी प्रतिक्रिया। बिंदुवार तरीके से शुरुआत करता हूँ, राहुल गांधी से शुरुआत करता हूँ, अजय चंद्राकर तक जाने का प्रयास करूंगा। इन्होंने कहा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो 10,500 वोटों से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, जो एक पेपर मिल में काम करते थे, पहले ब्लॉक अध्यक्ष थे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि राहुल गांधी बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या नहीं बैठे। तो थोड़ा सा इनको अपने जो चश्मा है, अलोकतांत्रिक चश्मा है, उसको उतार कर देख लेना चाहिए। 15 दिन पुराना एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसने पीसीसी ने भी चलाया था और सब जगह वो उपस्थित थे, सोशल मीडिया पर उपस्थित है, कि उन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब अपने जूते पहनने में दिक्कत होती है तो वही राहुल गांधी जो झुके हैं उनको जूते पहनाता है। ये कांग्रेस परिवार के संगठनात्मक संस्कार होते हैं, और जो आरएसएस की पतली पतली पुस्तक होते हैं उनका संस्कारों से बहुत बड़ा वास्ता नहीं होता। इन्होंने एक कहा कि शायद अंशुल जी ना लोकतांत्रिक और अनुशासनहीनता में अंतर भूल गए। अंशुल जी लोकतांत्रिक और अनुशासनहीनता में अंतर बिल्कुल नहीं भूले, लेकिन सारे बीजेपी के नेता इस बात को जरूर भूल जाते हैं कि लोकतंत्र और अनुशासनहीनता कब होती है। अनुशासनहीनता का जीता जागता उदाहरण एवं प्रकाष्ठा कब हो जाती है? प्रवक्ता महोदय, इस पर गौर फरमाइए आप, कि जब प्रभारी महोदय छत्तीसगढ़ में आते हैं और उसे अपनी जान बचानी पड़ती है, और आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल के कार्यकर्ता, उन्हें गुंडे भी कहा जाता है, उनको सर के नीचे मारा जाता है, उसे अनुशासनहीनता की प्रकाष्ठा कहा जाता है। जब डी पुरंदेश्वरी के सामने एक बीजेपी का कार्यकर्ता खड़े होकर गंदे शब्दों से नवाजता है, जो मैं आपके सामने नहीं रख सकता क्योंकि महिला का सम्मान विशेष है, तो उसे अनुशासनहीनता कहा जाता है। जब ब्रजमोहन अग्रवाल जी स्वयं खड़े होकर एक अधिकारी से यह पूछते हैं कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, उसे अनुशासनहीनता की प्रकाष्ठा कहा जाता है। जब अजय चंद्राकर जी सदन में बैठकर अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं और उन्हीं के विधायक ये कहते हैं कि ये तो सरक चुके हैं, उसे अनुशासनहीनता कहा जाता है। जब धर्मलाल कौशिक जी वॉक पर जाते हैं और उनका फोन चोरी हो जाता है और उन्हीं के नेता कार्यकर्ता ये कहते हैं कि फोन घर में रख के आना था, उसे अनुशासनहीनता कहा जाता है। राम विचार नेतान जी को जब हाशिए पे खड़ा कर दिया जाता है, उसे अनुशासनहीनता कहा जाता है। प्रेम प्रकाश पांडे को नशेड़ी घोषित कर दिया जाता है कार्यकर्ताओं द्वारा, उसे अनुशासनहीनता कहा जाता है। अभी तो ऐसे 5 बताए हैं, अगर ये पूरी रात होती तो पूरा मैखाना बताने के लिए मैं उपस्थित हो जाता। खैर, ये बीजेपी के अंदरूनी विषय है, मैं मुद्दे पर आता हूं। मैं आपको यह कहता हूं कि जो नागपुर के बज्म के बाहर भी एक दुनिया है वात्सल्य मूर्ति जी, उसको निकल कर देखिए, संसद को पढ़ने का प्रयास कीजिए, संविधान को पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपने कहा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दी, ये झूठ बोलने की आदत आपको किसने डाली? आप तो बड़े प्रकांड विद्वान, आप तो बड़े जिम्मेदार वक्ता हैं, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? मैं तो आईएनडी के जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बैठकर बोलता हूं, एक चर्चा मात्र चल रही थी, एक प्रश्नवाचक चिन्ह उठा था, जिस पर अगर मैं अपना उस
लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को परिवार मानते हुए, प्रेस को अपना परिवार मानते हुए अगर ये इस बात को स्पष्टीकरण दे रहा हूं तो मान्यवर उसे अनुशासनहीनता नहीं, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं कहते, उसे अपनी बात जनता के माध्यम से जनता के सुंदर चौथे लोकतंत्र के स्तंभ पर रखना कहा जाता है। इसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर की राजनीति। आज वात्सल्य मूर्ति जैसे सारे नेता कांग्रेस के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आज यहां बैठकर वात्सल्य मूर्ति से यह कह दूं कि आपको मेरी भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। आप आयोग निगम में अपना स्थान प्रतिनिधित्वता के साथ साथ कर रहे हैं। मेरी हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि वात्सल्य मूर्ति को बनाया नहीं जाएगा ना, वो पर्ची सिस्टम इनके यहाँ चलता है, पर्ची में नाम जब तक नहीं आएगा तब तक वात्सल्य मूर्ति को बनाया नहीं जाएगा। ठीक ठीक। गंगेश जी आपकी एक टिप्पणी हो जाए, उसके बाद वात्सल्य जी के पास जाऊंगा। जी गंगेश जी। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि ये जो बयानबाजी है, मुझे लगता है इसमें काफी कुछ चर्चा हो चुकी है और बहुत कुछ इसमें ठोस नहीं बचा है। कायदे से इसमें एक्चुअली मैं सत्यमूर्ति जी की बात से इसलिए सहमत हूँ कि एक फोरम होता है जिसमें आपस की जो चर्चा रहती है, अपनी दावेदारी वहां पे पेश की जाती है। इंटरनल बैठक होती है, कांग्रेस कमेटी में भी है इंटरनल बैठक है, पीसीसी है जो, उसके बीच में बातें रखी जाती है। वहां से बातें, बहुत सारी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। बाहर आती तो अपने आप ही चर्चा का विषय बनता है और इस तरह की जब बात होती है तो एकदम साफ दिखता है कि एक नेता को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये टारगेट करना जो है कांग्रेस की गुटबाजी को दिखाता है और गुटबाजी ही कांग्रेस को लगातार पीछे धकेल रही है। आज 55 सीट लेके भाजपा सरकार में है। अगर आपको अगले चुनाव में मैदान में पूरी ताकत से उतरना है तो सबसे पहले सारे बड़े नेताओं को आपस में बैठ के गुटबाजी खत्म करनी होगी। जिसकी जो जिम्मेदारी है, जिसकी जो काबिलियत है, उसके हिसाब से उसको स्थान दें, उसको वैसी जिम्मेदारी दें, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। और जो चीज, और यही संदेश वो अपनी आने वाली पीढ़ी को दे, युवा पीढ़ी जो वो समझे। अगर इस तरह से अनुशासन नीति होगी कि एक मतलब जैसे पीसीसी चीफ भी युवा है, लेकिन ठीक है आप युवा हैं, लेकिन आप इस तरह से अगर किसी सीनियर लीडर के प्रति टिप्पणी करेंगे तो कल की डेट में आपके प्रति भी कोई जूनियर नेता जो है इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। जी जी, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए और हमेशा एक सम्मान वाली जो भावना रहती है आपस में बने रहना चाहिए। जी ठीक ठीक। वात्सल्य जी। देखिए दिव्यांशु जी, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पार्थिव शरीर का जिस पार्टी ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया वो कृपया हमें ना बताएं अनुशासनहीनता क्या होती है। नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर को जिसने कांग्रेस भवन के अंदर घुसने नहीं दिया, गेट में उतार दिया था, वो हमें ना बताए अनुशासनहीनता क्या होती है। और अपने कार्यकर्ताओं को चीख चीख कर चमचा बुलाने वाली पार्टी हमें ना बताए अनुशासनहीनता क्या होती है। और अंशुल जी, अगर आपको अपनी कमियों पर इतना ही गर्व है तो आप करते रहिए। हमारा बस ये कहना है कि अगर आप कोई भी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहते हैं वो सार्वजनिक, वैसे तो ये सारा मामला कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, मगर क्योंकि आपके नेताओं की आदत है सारी चीजें जो इंटरनल होनी चाहिए वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं, तो दिव्यांशु जी अगर मुझसे सवाल पूछते हैं तो मजबूरन मुझे जवाब देना ही पड़ता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय राजनाथ सिंह जी से लेकर माननीय गडकरी जी तक उन्हें किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उन्हें रिपोर्ट करते हैं, ये सभी देखे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं वो एक जो मीडिया बाइट उठाने के लिए जो राहुल गांधी जी ने उन्हें जूते पहना दिए, मगर सोनिया गांधी जी किस तरीके से उस समय के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है उन्हें ट्रीट करती थी, ये भी सारा मीडिया में मौजूद है। तो इन विषयों पर हम ना जाएं। यहां पर विषय है कि कांग्रेस की गुटबाजी के चलते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2 बार ऑलरेडी टूट चुकी है। आज 60 से ज्यादा बार कांग्रेस टूट चुकी है। उसका कारण है कि इनकी कोई विचारधारा है नहीं, ये आपसी फूट के कारण ये पार्टी टूटती जा रही है और सिर्फ एक परिवार की चाटुकारिता ही इनकी एक विचारधारा है। ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए अंशुल जी, समय हमारे पास बहुत कम है। जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आदरणीय अजय चंद्रकर जी ने सलाह दी थी कि इन्हें कांग्रेस छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। आदरणीय अजय चंद्राकर जी अगर भारत के प्रधानमंत्री को यह सलाह दे देते कि आपको अपना देश का इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि महंगाई जो चरम पर है, तो मैं समझता हूं कि इस भारत का 140 करोड़ देशवासी ना अलग आत्मिक सम्मान उनका करता। लेकिन आदरणीय अजय चंद्राकर जी का पता नहीं क्या हो गया, धर्मलाल कौशिक जी का पता नहीं क्या हो गया, रमन सिंह जी का पता नहीं क्या हो गया,
राम विचार नेतान जी का पता नहीं क्या हो गया, प्रेम प्रकाश पांडेय जी का पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ये तो अनुशासन की पार्टी है और अनुशासन की प्रकाष्ठा तो दिव्यांशु तब सिद्ध हो जाती है जब 75 वर्ष के ऊपर जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी जी हो जाते हैं तो उन्हें मार्गदर्शन एकेडमी का अध्यक्ष बनाया जाता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 75 के ऊपर होते हैं तो ये खुद ही रोने लगते हैं कि देश को इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री जी, आपकी देश को अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप भी मार्गदर्शन एकेडमी का अध्यक्ष बन जाएं। कब बनने वाले हैं आदरणीय प्रवक्ता महोदय बता दें, कौन सी दिनांक को बनने वाले हैं? ये प्रवक्ता महोदय नहीं बता पाएंगे, ये प्रवक्ता महोदय नहीं बता पाएंगे कि वो कब रिटायर होंगे, ये तो जब होंगे तब सबको पता चल ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।